हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी का, इंडियन पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, क्लास 11th का चैप्टर 2 राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, होपफुली आपने चैप्टर 1 रिवाइज कर लिया होगा। नहीं रिवाइज किया तो गाइस उसको भी रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि सारे चैप्टर्स आपस में इंटरलिंक्ड हैं, तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए। तो गाइस क्विकली हम इस चैप्टर को भी देखते हैं। इसमें ना गाइस शुरू होती है बात कि राइट्स की हमारे जीवन में इम्पोर्टेंस क्या है। तो उसके लिए बड़ा अच्छा एग्जांपल देता है। ये कहता है कि 1982 में ना, जब एशियन गेम्स चल रही थी, तो कंस्ट्रक्शन होनी शुरू हुई। कई कॉन्ट्रैक्टर्स को गवर्नमेंट ने एंगेज किया, फ्यू कॉन्ट्रैक्टर्स आए, कई कॉन्ट्रैक्टर्स ने एम्प्लॉय किया, लार्ज नंबर ऑफ वेरी पुअर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री बुलाए टू बिल्ड फ्लाई ओवर स्टेडियम। एंड दीज वर्कर्स जितने भी थे, ये सारे के सारे पुअर वर्किंग कंडीशंस में रखा, उनको मिनिमम वेज से भी कम पे किया। ठीक है, अब सोशल साइंटिस्ट ने जब ये स्टडी करा उनकी पुअर कंडीशन के बारे में, तो सुप्रीम कोर्ट के पास पिटीशन गई। दे आर्ग्यूड दैट एम्प्लॉइंग अ पर्सन ऑफ वर्क फॉर लेस देन मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड वेज, एक तरह का आप बेगारी करा रहे हो, फोर्स लेबर करा रहे हो, और अल्टीमेटली यू आर वायलेटिंग फंडामेंटल राइट विच अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो कोर्ट ने इस प्ली को एक्सेप्ट करा और डायरेक्ट करा कि गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए कि जितने भी थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स हैं उनको एक प्रिस्क्राइब्ड वेजेस मिले उनके काम के लिए। ठीक है, एक केस स्टडी से समझ आ रहा है। देखो यहाँ पर भी क्या इस्तेमाल हुआ कि राइट्स का हनन हुआ है। ठीक है, एक्सप्लॉइट करा गया है। फिर एक है मचल लॉन्ग का केस, जो 23 के थे और अरेस्ट किए गए। रेसिडेंट इनका चुबुरी विलेज ऑफ मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम में था। मचाल वॉज चार्ज ऑफ कॉजिंग ग्रेवियस इंजरीज थी इनको, मेंटली अनस्टेबल हुए ये। ट्रायल हुआ इनका, स्टैंड ट्रायल चला, इनको अंडर ट्रायल में भेजा गया लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोई मेंटल हॉस्पिटल में। मचाल वॉज ट्रीटेड सक्सेसफुली और डॉक्टर्स ने इनको 2 बारी लिखा टू जेल अथॉरिटीज़ कि भाई ये फिट है, इनको स्टैंड ट्रायल के लिए ले जाया जाए। बट नो वन पेड एनी अटेंशन और मचाल लॉन्ग जस्टिस कस्टडी में पड़े रहे। रिलीज़ किए गए जुलाई 2005 में, जब वो 77 ईयर्स के थे। 54 ईयर्स उन्होंने कस्टडी में काटे, during which his case never came for hearing. He was freed when a team appointed by NHRC, जिन्होंने इंटरवीन करा और इंस्पेक्शन करी, तो ये पता चला। अब आप सोचो, किसी की पूरी ज़िंदगी, क्योंकि आपका बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है, वो सारा आपका चला गया जेल में, आपकी ज़िंदगी ख़राब हुई। आप अच्छे से जो लाइफ लिबर्टी की बातें करते हो, राइट्स मिले हैं वो आपको, वो आप नहीं इंजॉय कर पाए, है ना। उसकी इंटायर लाइफ वेस्ट हो गई प्रॉपर ट्रायल ना होने की वजह से। राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी वो इन्जॉय ही नहीं कर पाया, राइट टू फ्री एंड स्पीडी ट्रायल्स वो इन्जॉय ही नहीं कर पाया, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस होने के बावजूद भी। और पहले इंस्टेंस में हमने देखा था राइट्स फिर वायलेट हुए, है ना। तो ऐसे में आपको समझ आ गया होगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी बहुत ज़रूरी है राइट्स की अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ताकि सभी को जस्टिस मिले। ठीक है, तो उसी का पार्ट गाइस आता है बिल ऑफ राइट्स। दोनों ही एग्जाम्पल से आपको पता चल गया कि राइट्स का एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है, और सही मायने में डेमोक्रेसी इस चीज़ को इंश्योर कर सकती है। इन प्रैक्टिस मोस्ट डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में लिस्टेड होते हैं राइट्स सिटीजन्स के, और उसी लिस्ट ऑफ राइट्स को हम क्या कहते हैं, बिल ऑफ राइट्स। तो बिल ऑफ राइट पर अगर क्वेश्चन आया तो आप क्या बताओगे, बिल ऑफ राइट्स प्रोहिबिट्स गवर्नमेंट फ्रॉम दस एक्टिंग अगेंस्ट द राइट ऑफ द इंडिविजुअल, और ये इंश्योर करना कि अगर कोई भी रेमेडी हुई है, वायलेट हुआ है राइट, तो उसकी फिर रेमेडी भी रखनी है, आपको करनी है। ठीक है, उसके अलावा फंडामेंटल राइट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है। जो फ्रीडम मूवमेंट के लीडर्स थे, उन्होंने भी रियलाइज़ करा कि भाई राइट्स की बड़ी इंपॉर्टेंस है। डिमांड किया उन्होंने ब्रिटिश रूलर्स को कि भाई सभी की राइट्स की रिस्पेक्ट करो। मोतीलाल नेहरू कमेटी आई जिसने डिमांड करा बिल ऑफ राइट्स एज फार बैक इन 1928, और वहीं से नेचुरल दैट व्हेन इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट और कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर करा गया, तो देयर वर नो टू ओपिनियंस ऑन द इंक्लूजन एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिस्ट करे गए ना स्पेशली प्रोटेक्टेड राइट्स सारे आपके साथ, उसको फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। वाई द नेम कॉल्ड फंडामेंटल, क्या मतलब ये है कि ये राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत इंपॉर्टेंट हैं और सेपरेटली लिस्टेड करे गए हैं कि कोई भी प्रोविज़न बनाइए तो फंडामेंटल राइट्स वायलेट नहीं होना चाहिए आपका। ठीक है, साथ में केस वो दे रखा है साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन का, रेसिज्म वाला। साउथ आपका जो अपार्थाइड गवर्नमेंट थी ना, उसके रिगार्डिंग ये आप पढ़ लीजिएगा। फंडामेंटल राइट दूसरे राइट्स के साथ डिफरेंट कैसे हैं। देखो, ऑर्डिनरी लॉज जो होते हैं वो प्रोटेक्टेड बाय एनफोर्स बाय ऑर्डिनरी लॉ। फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो प्रोटेक्टेड हैं, गारंटेड हैं बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। ऑर्डिनरी राइट्स के लिए क्या होता है कि मे बी चेंज बाय द लेजिस्लेचर, ऑर्डिनरी लॉ मेकिंग प्रोसेस के थ्रू, लेकिन फंडामेंटल चेंज करने के लिए फंडामेंटल राइट्स में ओनली भी चेंज बाय अमेंडिंग दी
कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। तो अगर आपसे डिफरेंस पूछे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन या व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन योर ऑर्डिनरी एंड द फंडामेंटल राइट्स, तो आपको ये पॉइंट्स को जरूर लिखना है। तो बिसाइड्स दिस नो ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट कैन एक्ट इन अ मैनर दैट वायलेट्स देम। ठीक है, जुडिशरी के पास पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है तो वो उसके अगेंस्ट एक्शन ले। एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव एक्शन कैन बी डिक्लेयर्ड इलीगल बाय द जुडिशरी अगर वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं, तो उनको रिस्ट्रिक्ट करना ताकि वो कोई भी अनरीजनेबल मैनर में काम ना करें। और लेकिन अब देखो ये इम्पॉर्टेंट है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट और अनलिमिटेड राइट्स नहीं हो जाते। गवर्नमेंट भी कुछ रिजनेबल रिस्ट्रिक्शंस डालती है ऑन द एक्सरसाइज ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स, वो सब हम पढ़ेंगे अभी। तो सबसे पहला राइट है दैट इज़ राइट टू इक्वलिटी। यहाँ पे गाइस बहुत आर्टिकल्स जितने आएंगे उतना ही हम करेंगे, क्योंकि जब आने वाले डेज में हम और डिटेल में पॉलिटी को डिस्कस करेंगे तो हम ये सब चीज़ें भी करेंगे कि आर्टिकल्स कौन सा है, इनके क्लॉज क्या क्या इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी हम बुक के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं, व्हाट इज़ रिटन इन द बुक वी विल फोकस ऑन दैट ओनली। अच्छा, दो सिचुएशंस दी हुई हैं इसने। पहली सिचुएशन में दे रखा है कि जो सुदेश कुमार था विलेज एक विजिट करता है अपने एक फ्रेंड के साथ, दोनों कप ऑफ टी करते हैं और उस रोड साइड होटल के बाद ही, और शॉपकीपर्स न्यू सुदेश कुमार है ना, बट आज द नेम ऑफ हिज फ्रेंड कि भाई इसकी कास्ट क्या है। तो आफ्टर दिस द शॉपकीपर सर्व टी टू सुदेश कुमार, नाम वाम पूछने के बाद नाइस मैन, वाइल हिज फ्रेंड वाज गिवन टी इन अदर कप। तो इक्वालिटी फॉलो कर रहा है, नाम पूछ रहा है पहले, हाँ जी कहाँ से है, कहाँ से क्या करता है। तो अब दूसरा एग्जाम्पल समझो, एक ऑर्डर सर्व हुआ फॉर 4 रीडर्स, न्यूज़ रीडर्स ऑफ अ टेलीविजन चैनल, दैट दे वुड नो लॉन्गर रीड द न्यूज़ ऑन स्क्रीन। ठीक है, दे ऑल आर वुमेन। रीज़न गिवन इज़ दैट कि जो सारी की सारी वुमेन्स हैं ये 45 के अबव हैं एंड 2 मेल न्यूज़ रीडर्स अबव द सेम एज, उनको बार नहीं किया गया। समझ रहे हो आप बात को? तो यहाँ पर वुमेन की वजह से डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं जेंडर बेसिस पे। तो यहाँ से समझ में ये आ रहा है कि दोनों ही सिचुएशन में क्या किया जा रहा है, आपके राइट टू इक्वलिटी को फुल्ली तरीके से यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है। तो राइट टू इक्वलिटी में ये सारे के सारे आपके राइट्स आते हैं। इक्वलिटी बिफोर लॉ, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, ये वाला आर्टिकल 15, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स का इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, और इसके अलावा आपके राइट टू फ्रीडम के बारे में दिया हुआ है इसमें। इसके बाद आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये टेबल गाइस आपको ना एक पता होनी चाहिए, सारा का सारा इसके अंदर का सारा डिटेल पता होनी चाहिए। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो रिट्स वगैरह लगाता है। इन राइट्स एक 6 के 6 राइट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि पार्ट 3 में हमारा फंडामेंटल राइट आता है। पार्ट 3 याद रखना और ये 6 के 6 फंडामेंटल राइट याद रखना। सारे के सारे एग्जाम्पल जो भी हमने पढ़े, स्वदेश का पढ़ा, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पढ़ा हमने, तो क्लियर तरीके से समझ में आ रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, एक जगह कास्ट पे, एक जगह पर जेंडर बेसिस पे। तो यानी कि राइट टू इक्वलिटी अब आपको क्यों दिया जा रहा है, वो इसीलिए दिया जा रहा है ताकि आप ऐसे डिस्क्रिमिनेशन से बचिए। आप तुमको मान लो तुम किसी बहुत अच्छे 5 स्टार होटल में जा रहे हो, तुमसे वहाँ पर नाम पूछें, पता चला जी आप किसी ऐसी कास्ट से हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन वो होटल वाला आपको घुसने ना दे अगर, तो आपको फील नहीं होगा कि यार मेरा फंडामेंटल राइट तो एक्सरसाइज ही नहीं करने देने। तो इक्वल एक्सेस देना टू पब्लिक प्लेसेस लाइक शॉप, होटल्स, प्लेसेस ऑफ एंटरटेनमेंट, वेल ये सारा में, या प्लेसेस ऑफ वर्शिप में। तो डिस्क्रिमिनेशन किसी भी तरीके का हो, चाहे रिलीजन हो, रेस हो, कास्ट हो, जेंडर बेसिस पर हो, प्लेस ऑफ बर्थ हो, ये पूरी तरह से प्रोहिबिट करना ज़रूरी है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए, हर तरह से। दिस राइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आवर सोसाइटी डिड नॉट प्रैक्टिस इक्वल एक्सेस इन द पास्ट। इसीलिए हमने प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी को हटाया था, क्योंकि ये और इनइक्वलिटी बढ़ती है लोगों के मन में, दिमाग में। तो सेम राइट ऑल्सो प्रोवाइड अदर स्टेट शेल कन्फर नो टाइटल, ये भी है, कोई टाइटल नहीं, खाली उन्हीं को दिया जाएगा जो मिलिट्री और एकेडमिक फील्ड में है। इसके अलावा किसी को टाइटल की अलाउड नहीं किया गया है। राइट टू इक्वलिटी से क्या किया जा रहा है, ताकि आप ट्रूली तरीके से डेमोक्रेटिकली वर्क कर पाओ, और सेंस ऑफ इक्वलिटी अगर होगी तभी तो यार डिग्निटी एंड स्टेटस फील करेगा आपका सारे सिटीजन्स, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आर्टिकल 16 का क्लॉज 4 याद रखना, क्योंकि ये मेंशन है तो आपको ज़रूर मैं बताऊंगी इस बारे में। नथिंग इन दिस आर्टिकल शेल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन अपॉइंटमेंट। यहाँ साफ तरीके से बोला गया है, आप सुनते हो ना, रिजर्वेशंस फॉर SC, ST, OBC, है ना। अब इन सब बातों का ये बिल्कुल भी गाइस मतलब नहीं है कि आपके
अगर इक्वलिटी पर बात हो रही है तो कोई रिजर्वेशन नहीं होगा, ठीक है, बैकवर्ड क्लासेस के लिए, क्योंकि वो भाई एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं थे, तो उनके लिए तो हमें रिजर्वेशन करना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखना, आर्टिकल 16 का 4th क्लॉज में ये लिखा हुआ है कि स्टेट को प्रिवेंट नहीं करते एक राइट टू इक्वलिटी की वो रिजर्वेशन अपॉइंटमेंट वगैरह के लिए बैकवर्ड क्लासेस के लिए ना बना सकते। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात आती है तो क्या मतलब होता है? देखो, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब है सोसाइटी के हर सेक्शन को इक्वल अपॉर्चुनिटी देना। कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लैरिफाई करा गवर्नमेंट कैन इम्प्लीमेंट स्पेशल स्कीम्स एंड मेजर्स, ताकि वो क्या कर पाएँ, ताकि वो इम्प्रूव कर पाएँ। क्या इम्प्रूव कर पाएँ? सर्टन सेक्शन ऑफ सोसाइटी में कंडीशंस उनकी इम्प्रूव कर पाएँ। तो चिल्ड्रन हैं, वुमेन हैं, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं, ये सब उनके। उसके बाद रिजर्वेशन इन जॉब्स, ये सब एडमिशन्स वगैरह भी आपने हर्ड किया होगा, तो ये बिल्कुल होता है। तो हमने इसीलिए आर्टिकल 16 का 4th क्लॉज पढ़ा कि आपको स्कूल में भी मिलता होगा, कई सेक्शन जो बच्चे होते होंगे SC ST के बच्चे, फ्री उनको एजुकेशन दी जाती है, वो सब अलाउड है गाइस, क्योंकि उनको भी हमें सबको सेम कैटेगरी में लेकर आ रहा है ना, सेम जगह इस्टेब्लिश करना है, क्योंकि वो बहुत प्रताड़ित रहे हैं, बहुत समय तक प्रताड़ित रहे हैं, तो उनको सेम लेवल पे लाने के लिए गाइस ये ज़रूरी है। तो इसका मतलब ये द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूशन कहना क्या चाह रहा है? टू फुलफिल द राइट टू इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। आर्टिकल 21 का गाइस सीधा सा मतलब है राइट टू लाइफ, दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। किसी भी व्यक्ति को पर्सनल लिबर्टी से कभी भी वंचित ना रखा जाए, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम राइट टू फ्रीडम क्या है। तो इक्वलिटी, फ्रीडम, ये सारे के सारे क्या है? डेमोक्रेसी के बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। आप सोचो, आप कह रहे हो आप डेमोक्रेटिकली इलेक्ट गवर्नमेंट हो, आप फ्रीडम ही नहीं दे पा रहे हो, इक्वलिटी ही नहीं दे पा रहे हो, कैसी गवर्नमेंट हो फिर आप? तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू थिंक ऑफ द वन विदाउट थिंकिंग ऑफ द अदर। तो लिबर्टी का मतलब सीधा सीधा आपको अगर आ जाए तो आपको याद रखना है, लिबर्टी का मतलब है फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन एंड एक्शन। However, it does not mean freedom to do anything one desire। ऐसा नहीं आपका मन चला, आपने राह चलते किसी को थप्पड़ लगा दिया, ऐसे नहीं होता। आपको इतना परमिट है जितना कि आप अपने जुरिस्डिक्शन में रहकर आपको फ्रीडम मिलती है। फ्रीडम का मतलब है कि एवरी पर्सन विल एंजॉय हर फ्रीडम विदाउट थ्रेटनिंग फ्रीडम ऑफ अनदर, विदाउट एंडेंजरिंग द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस। समझ आया? ये बहुत ज़रूरी है। तो अगर फ्रीडम का मतलब आपसे कोई पूछे तो आप बताना, everyone will enjoy the freedom without threatening freedom of other and without endangering the law and order situation। ठीक है, फ्रीडम का मतलब ये ध्यान में रखना है। अब आता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इसी का पार्ट है राइट टू फ्रीडम का ही। तो फॉरमोस्ट राइट अमंग राइट टू फ्रीडम इज दी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अगर आपसे पूछे कि राइट टू फ्रीडम में भी सबसे फॉरमोस्ट राइट कौन सा है, तो आप क्या बताओगे? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। कोई भी सिटीजन कैन बी डिनाइड हिज और हर लाइफ एक्सेप्ट बाय प्रोसीजर एज लेट, जो भी अंडर द लॉ है, आपको वही प्रिस्क्राइब्ड मैनर में चलना है। कोई भी डिनाइड नहीं करेगा, किसी की भी पर्सनल लिबर्टी को डिनाई नहीं करना है, किसी को भी ऐसे अरेस्ट नहीं कर लेना है, being told the ground for such an arrest. If arrested, the person has the right to defend himself, है ना, by a lawyer of his choice. Mandatory है पुलिस के लिए भी to take that person to nearest magistrate within 24 hours. मैजिस्ट्रेट कौन होता है? हु इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द पुलिस, बल्कि वो ये देखता है कि अरेस्ट जस्टिफाइड भी था और नहीं था। याद रखना, DM का काम क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का। दिस राइट इज़ नॉट जस्ट कन्फाइंड टू एज गारंटी अगेंस्ट टेकिंग अवे ऑफ इंडिविजुअल्स लाइफ, बट इसके कुछ वाइडर एप्लीकेशंस भी हैं। क्या? बहुत सारी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने अपना इसका स्कोप इस राइट का बढ़ाया है और ये कहा है कि दिस राइट ऑल्सो इंक्लूड राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी फ्री फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू शेल्टर एंड लाइवलीहुड, ये भी राइट टू लाइफ का ही पार्ट है, बिकॉज नो पर्सन कैन लिव विदाउट द मीन्स ऑफ लिविंग। तभी तो आप देखते नहीं हो, नेशनल डेवलपमेंट वर्सेस ट्राइबल डेवलपमेंट का इशू रहता है। ट्राइबल एरियाज़ में हमने माइनिंग शुरू कर दी, कुछ और क्रिएट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना शुरू कर दिया, तो वहाँ के इसीलिए तो गवर्नमेंट कहती है, मतलब कहा जाता है, जितने भी फार साइटेड विजनरी लोग होते हैं, कि उनके लिए भी उनके लाइवलीहुड नहीं छीनना आपको। तो वो इसीलिए है कि अगर आप लाइफ दे रहे हो तो लाइवलीहुड भी देना होगा साथ साथ में, ठीक है। इसी में गाइस एक टर्म आती है आगे चलते हुए, प्रिवेंटिव डिटेंशन। ऑर्डिनरली क्या होता है कि पर्सन वुड बी अरेस्टेड आफ्टर ही हैज़ और हर रिपोर्टेडली कमिटेड सम ऑफेंस, ऐसे ही होता है ना। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं जहां पर्सन को सिंपली अरेस्ट करा जाता है, सिर्फ एप्रीहेंड करके कि हो सकता है ये कोई अनलॉफुल एक्टिविटी करने जा रहा है।
इस बेसिस पे कर लिया जाए अगर किसी को अरेस्ट, तो उसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन कहते हैं। इसका मतलब है कि अगर गवर्नमेंट को लगा कि भाई इस फला बंदे से लॉ को थ्रेट है या पीस एंड सिक्योरिटी नेशन की हैम्पर हो सकती है, तो ऐसे व्यक्ति को डिटेन और अरेस्ट करा जा सकता है। लेकिन पीडी प्रिवेंटिव डिटेंशन कितने महीने तक चल सकता है? 3 महीने तक। आफ्टर 3 months वो केस किसके पास आएगा? एडवाइजरी बोर्ड के पास रिव्यू के लिए। पीडी लुक्स लाइक एन इफेक्टिव टूल इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट, है ना, एंटी सोशल एलिमेंट। लेकिन इस प्रोविजन का मिसयूज भी गवर्नमेंट कर सकती है। ऐसा लोग कहते हैं कि इससे ग्रेटर सेफगार्ड इन दिस लॉ सो दैट मे नॉट बी मिसयूज, इसलिए ग्रेटर सेफगार्ड देने की ज़रूरत है ताकि जस्टिफाइड तरीके से ही इसका इस्तेमाल हो, कहीं टेंशन ना क्रिएट हो जाए बिटवीन राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एंड द प्रोविजंस ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो अगर आपसे इस तरह से सवाल पूछा जाए कि भाई राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का पीडी से टेंशन क्यों होता है, तो आप बता देना एग्जाम्पल के फॉर्म में कि भाई ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट इसको मिसयूज़ करे, इस केस में ऐसा हो सकता है। अच्छा, कुछ क्या अदर और भी फ्रीडम्स हैं? तो आप बताओगे कि अंडर द राइट टू फ्रीडम देयर आर सम अदर राइट्स एज वेल, and these rights however are not absolute, subject to restrictions imposed by the government. Right to freedom of speech and expression is subject to restriction, public order, peaceful, but morality के लिए करना पड़ता है। फ्रीडम टू असेंबल को भी अगर आप पीसफुली एक्सरसाइज कर रहे हो विदाउट आर्म्स तब तक ठीक है, उसमें भी गवर्नमेंट कभी कभी डिक्लेयर करती है कि असेंबली ऑफ 5 person या अनलॉफुल। सच पावर्स कैन बी इजीली मिसयूज बाय द एडमिनिस्ट्रेशन। जेन्युइन प्रोटेस्ट भी हुए हैं गवर्नमेंट के इस चीज़ के लिए, अगेंस्ट एन एक्ट और पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, उनको डिनाई किया परमिशन। हाउएवर द पीपल आर अवेयर एंड विजिलेंट इन रिगार्ड टू देयर राइट एंड चोज टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट सच एक्ट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो वो मिसयूज़ भी कम होगा। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसीलिए बहुत कुछ मेंबर्स जो थे उन्होंने डिससेटिस्फेक्शन भी दिखाई थी रिस्ट्रिक्शन ऑन राइट्स को लेकर। ठीक है, अब आओ राइट्स ऑफ एक्यूज पढ़ो। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है कि जो पर्सन एक्यूज है वेरियस ऑफेंसेस से वुड ऑल्सो गेट सफिशेंट प्रोटेक्शन, है ना, उनको भी प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए भी, क्योंकि हमारा बिलीव होता है कि एनीवन हु इज चार्ज विद सम ऑफेंस इज गिल्टी, है ना, यही मानते हैं। हाउएवर नो वन इज गिल्टी अनलेस, जब तक कि कोर्ट उसको गिल्टी ना कर दे तब तक तो वो गिल्टी नहीं है ना। तो ये भी ज़रूरी है कि जो पर्सन एक्यूज हुआ है किसी क्राइम से उसको एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी मिले कि वो अपने आप को डिफेंड भी कर पाए। तो फेयर ट्रायल को इंश्योर करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने 3 राइट्स बनाए हैं। क्या? नो पर्सन वुड बी पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस, नो लॉ शेल डिक्लेयर एनी एक्शन एज इलीगल फ्रॉम अ बैकडेट एंड, कोई भी लॉ है ना इलीगल है ना, एक्शन अगर है तो वो भी नहीं लेना है फ्रॉम अ बैकडेट। नो पर्सन शेल बी आस्क्ड टू गिव एविडेंस अगेंस्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ, ये भी ध्यान रखना। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन पर अब हम आते हैं, ये भी हमारा फंडामेंटल राइट्स का ही पार्ट है। अब देखो, हमारी कंट्री में मिलियंस ऑफ लोग हैं जो कि अंडर प्रिविलेज्ड हैं, डिप्राइव्ड हैं, दे मे सब्जेक्टिव टू एक्सप्लॉयटेशन बाय देयर फेलो ह्यूमन बींग्स, बेकार फोर्स लेबर करते हैं, स्लेवरी का काम करते हैं। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सब चीज़ें मना की हुई हैं। फोर्स लेबर कराना जैसे लैंडलॉर्ड्स और मनी लेंडर्स कराते थे ना पास्ट में, सब बिल्कुल बंद है। बॉन्डेड लेबर कराना स्पेशली इन ब्रिक किल वर्क में, सब क्राइम है, क्राइम पनिशेबल क्राइम है ये। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने साफ तौर पे कहा कि जो बच्चे 14 साल की उम्र से कम हैं वो किसी भी डेंजरस जॉब्स लाइक फैक्ट्री माइंस में काम नहीं करेंगे, सब इलीगल है। राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट फॉर चिल्ड्रन बनाया गया, ठीक है, ताकि वो राइट एक्सप्लॉयटेशन से बच पाएँ। फिर है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हम सभी जो अपनी इच्छा से चाहें रिलीजन फॉलो कर सकते हैं, और ये हमारी फ्रीडम का एक हॉलमार्क ऑफ डेमोक्रेसी भी है। हमारे जो रूलर्स हैं, एम्परर्स जो वर्ल्ड में रहे, वो अलाउ नहीं करते थे रेसिडेंट्स को कि वो अपना, अभी पाकिस्तान में आप जाइए आप फॉलो नहीं कर पाएंगे दूसरा रिलीजन, वो ज़्यादातर इस्लामिक कंट्री है क्योंकि वो, या आप मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में जाइए तो पर्सनस फॉलोइंग अ रिलीजन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द रूलर्स, उसको परसुकेट करा जाता था, फोर्स करा जाता था कि ऑफिशियल रिलीजन आपको अपनाना पड़ेगा। इसीलिए डेमोक्रेसी गाइस इंपॉर्टेंट है, ताकि वो, क्योंकि ये इनकॉर्पोरेट करती है कि आपकी जैसी इच्छा, आप कोई भी, आप जब मर्जी चाहें आप कोई भी रिलीजन आप कन्वर्ट करा सकते हैं। फ्रीडम ऑफ फेथ एंड वर्शिप, अब इंडिया में हर कोई फ्री है, आप गुरुद्वारे भी जाते होगे, आप मंदिर भी जाते होगे, आप चर्च भी जाते होगे, हर जगह आपको इंडिया में अलाउड है, क्योंकि हमारे इंडिया में मानते हैं कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन ऑल्सो इंक्लूड फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज कुछ इस तरह की है कि पर्सन मे चोज एनी रिलीजन, मे चोज नॉट टू फॉलो एनी रिलीजन, उसकी अपनी मर्जी है।
फ्रीडम ऑफ रिलीजन के लेकिन सर्टन लिमिटेशंस ये हैं कि कहाँ कहाँ पर इसे रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं। प्रैक्टिस ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने, मोरालिटी और हेल्थ को प्रिवेंट करने में, कोई सोशल इवल्स में ना पड़ने में। फॉर एग्जांपल इन द पास क्या होता था, गवर्नमेंट को ना बैन करना पड़ा सती, बाइगेमी, ह्यूमन सेक्रीफाइसेस। तो अगर आप रिलीजन के नाम पे इस तरह के काम कर रहे हो, फिर गवर्नमेंट यहाँ पर आपको रिस्ट्रिक्शन लगाएगी। तो लिमिटेशन क्या है, राइट टू प्रोड्यूस टेंशन बिटवीन फॉलोअर्स ऑफ वेरियस रिलीजन एंड अदर ग्रुप्स। तो मैटर ऑफ पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी भी है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी किया भाई राइट टू प्रोपेगेट वंस रिलीजन, परसुएट करा भाई आप जिसको परसुएट करना चाहो कर सकते हो। तो ये सारा का सारा इसमें दिया हुआ है। नेक्स्ट आता है गाइस इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजन। बीइंग अ कंट्री विच इज होम टू सेवरल रिलीजन्स, वहाँ आप जानते ही हो एक्सटेंड होगा इक्वल ट्रीटमेंट टू डिफरेंट रिलीजन्स। नेगेटिवली इट मीन्स दैट गवर्नमेंट विल नॉट फेवर एनी पर्टिकुलर रिलीजन, इसलिए हमने कोई ऑफिशियल रिलीजन बनाया ही नहीं। हम एक सेक्युलर कंट्री हैं, हम सभी धर्म पे विश्वास रखते हैं। तो इंस्टीट्यूशन रन बाय द स्टेट विल नॉट प्रीच एनी रिलीजन, और आपने देखा होगा कोई गिव रिलीजियस एजुकेशन। ये सब ऑब्जेक्टिव इस प्रोविजन का यही है कि सस्टेन करना, नर्चर करना प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म, ठीक है। नेक्स्ट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। जब भी हम इंडियन सोसाइटी के बारे में सोचते हैं तो हमें डाइवर्सिटी नज़र आती है। तो इंडिया इज़ नॉट मेड अप ऑफ मोनोलिथिक सोसाइटी, है ना। वी आर सोसाइटी जिसका वास्ट डाइवर्सिटी है, हम कोई सिंगल लेके नहीं चलते हैं ना, हमारे पास मल्टी चीज़ें हैं, मल्टी डायमेंशनल कंट्री हैं। तो हमारी कंट्री में डाइवर्सिटी हमारी स्ट्रेंथ है, हमारा फंडामेंटल राइट भी माइनॉरिटीज़ को भी उनका कल्चर मेंटेन करने के लिए देता है। तो दिस माइनॉरिटी स्टेटस इज नॉट डिपेंडेंट ओनली ऑन रिलीजन, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है, कल्चरल माइनॉरिटी है। तो माइनॉरिटीज़ वो ग्रुप होते हैं जिनकी कॉमन लैंग्वेज है, रिलीजन है किसी पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द कंट्री में, तो दे आर नंबर्ड बाय सम अदर सोशल सेक्शन। तो ऐसी कम्युनिटी जिनका कल्चर, लैंग्वेज और स्क्रिप्ट ऑफ देयर ओन है, राइट टू कंजर्व एंड डेवलप कर सकते हैं। जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं, रिलीजियस हैं, लिंग्विस्टिक हैं, वो अपने अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को सेटअप कर सकते हैं। तो बाय डूइंग सो क्या होगा, दे कैन प्रिजर्व एंड डेवलप देयर ओन कल्चर, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। वन वुड एग्री दैट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही इंप्रेसिव लिस्ट उसने फंडामेंटल राइट की दी है, लेकिन खाली लिखने से थोड़ा होगा, वो सही मायने में इम्प्लीमेंट हो पाए उसके लिए भी हमें कुछ चाहिए था। तो इसीलिए हम लेकर आए राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, और डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी एज हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि राइट गिव्स अ सिटीजन राइट टू अप्रोच अ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ताकि अगर कोई भी फंडामेंटल राइट्स को रिस्टोर करना है इन केस ऑफ वायलेशन तो वो हो पाए। तो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन इशू ऑर्डर्स एंड डायरेक्टिव्स गवर्नमेंट को, ताकि इन्फोर्समेंट डायरेक्टर हो पाए। अब इसमें ना कुछ रिट्स हुए हैं, स्पेशल ऑर्डर्स हैं, जैसा कि पहला क्या है, हैबेस कॉर्पस। तो हैबेस कॉर्पस की रिट समझो क्या होती है। इसका मतलब है कोर्ट ऑर्डर करता है किसी अरेस्टेड पर्सन को प्रेजेंट होने के लिए। ये भी ऑर्डर कर सकता है फ्री, अरेस्टेड पर्सन को फ्री भी कर सकता है, अगर वो अरेस्ट आर नॉट लॉफुल था या सेटिस्फैक्ट नहीं था तो उसको फ्री भी करा जा सकता है। दैट इज कॉल्ड हैबेस कॉर्पस। सेकंड आता है आपका मैंडमस। ये रिट इशू तब करा जाता है जब कोर्ट ये फाइंड करे कि कोई पर्टिकुलर ऑफिस होल्डर अपनी लीगल ड्यूटी को ठीक से नहीं कर रहा है, इन्फ्रिंज कर रहा है, तोड़ रहा है, वैल्यूज़ पे नहीं चल रहा है, तो वहाँ पर हम मैंडमस लगाते हैं। तीसरा है गाइस प्रोहिबिशन, यानी कि राइट तब इशू किया जाता है, सॉरी रिट, जब हाई कोर्ट, जैसे कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, व्हेन अ लोअर कोर्ट इज कंसिडर अ केस गोइंग बियॉन्ड टू इट्स जुरिसडिक्शन। जब लोअर कोर्ट का कोई भी केस जुरिसडिक्शन के बाहर जाता है तो आपका हाई कोर्ट इस पर रिट लगा देता है। क्यों वारंटो का है, जब कोर्ट ये को पता चले कि जो होल्डिंग ऑफिसर है वो एंटाइटल नहीं था इस ऑफिस को होल्ड करने के लिए, तो ये क्यों वारंटो की रिट लगाई जाती है। सर्च्योरी क्या है कि अंडर दिस राइट कोर्ट ऑर्डर करता है लोअर कोर्ट को, अनदर अथॉरिटी को, कि वो मैटर को ट्रांसफ़र करें बिफोर इट अ हायर कोर्ट और अथॉरिटी। तो अपार्ट फ्रॉम जुडिशरी बहुत सारे ऐसे मैकेनिज्म्स लेटर ईयर्स में आए जिससे कि प्रोटेक्शन हुई, और आपने डेफिनेटली हर्ट करा होगा नेशनल कमीशन ऑन माइनॉरिटी, नेशनल कमीशन ऑन वुमेन, नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल कास्ट। सारी की सारी कमेटी इसीलिए बैठाई गई हैं ताकि ये सारे इंस्टीट्यूशंस फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट कर पाएँ और दूसरे काइंड्स ऑफ राइट्स को भी प्रोटेक्ट कर पाएँ, ठीक है। चलिए गाइस, अब आते हैं हम DPSP पे। DPSP क्या है, मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिपेंडेंट इंडिया के, उन्होंने सोचा यार बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं हमारे साथ, तो इक्वालिटी एंड वेलबींग को लाना, सर्टेन पॉलिसी डायरेक्शंस देना, और ऐसी गाइडलाइंस हैं, ये कुछ प्रोविजंस हैं जो एक तरह से गवर्नमेंट को गाइडेंस का काम करती हैं। लेकिन याद रखना ये सारी की सारी सिर्फ गाइडलाइंस हैं, नॉन जस्टिशिएबल हैं, यानी कि इन्फोर्सिबल नहीं है ये। अगर आपका DPSP हर्ट हो जाए आप, है ना, तो वैसा नहीं है कि उस पर आपको
सज़ा दिला दोगे आप किसी को। DPSP जस्ट द गाइडलाइंस बेसिकली, ठीक है। तो पॉलिसी गाइडलाइंस है आपकी DPSP, ठीक है। अच्छा, अब DPSP में है क्या, गोल्स और ऑब्जेक्टिव है, सोसाइटी को कैसा होना चाहिए, सर्टेन राइट्स हैं इंडिविजुअल के कि वो कैसे एंजॉय कर सकते हैं अपने फंडामेंटल राइट्स, गवर्नमेंट को कौन सी पॉलिसीज़ अडॉप्ट करनी चाहिए। जब भी कोई गवर्नमेंट पॉलिसी बना रही है तो ज़रूर एक बार DPSP को स्टडी करके बनाए। तो दे पास सेवरल जिम्मेदारी, एबॉलिशन लॉ, नेशनलाइज, ये सारे के सारे लॉ। तो कुछ एफर्ट्स किए गए कि भाई DPSP को में राइट टू एजुकेशन जो आया, देखो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ये सब अंडर एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम चलाया जाए, मिड डे मील स्कीम, इसी की वजह से है। एक चीज़ याद रखना, 1946 में फंडामेंटल ड्यूटीज़ का एक पोर्शन आया था बाय स्वर्ण सिंह कमेटी, ठीक है। इनकी रिकमेंडेशन से ही गाइस ये आया था 1976 में 42nd अमेंडमेंट में। और फंडामेंटल राइट्स हैं आपकी, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं इसके अंदर। रिलेशनशिप क्या है फंडामेंटल राइट्स और DPSP का, तो ध्यान रखना कॉम्प्लीमेंट्री हैं आपस में। फंडामेंटल राइट्स गवर्नमेंट को रिस्ट्रेन करते हैं फ्रॉम डूइंग थिंग्स, और जो आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो आपके एक्सॉर्ट करते हैं कि ये चीज़ें करनी चाहिए। तो फंडामेंटल राइट बेसिकली राइट ऑफ इंडिविजुअल्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। DPSP वेलबींग ऑफ एंटायर सोसाइटी के बारे में बात करता है। व्हेन गवर्नमेंट इंटेंड्स टू इम्प्लीमेंट DPSP तो वो कॉन्फ्लिक्ट में नहीं होने चाहिए फंडामेंटल राइट्स के। अब जैसे देखो गवर्नमेंट को पास करना था कि भाई जमींदारी सिस्टम अबॉलिश करना है, तो ये मेजर्स लिए गए भाई कि भाई राइट टू प्रॉपर्टी वाला वायलेट होना करा। तो कीपिंग इन माइंड द सोसाइटल नीड्स, तो भाई हमें लगा कि सोसाइटी की नीड इस वक्त इंडिविजुअल इंटरेस्ट से ज़्यादा बड़ी है, तो हमने राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटाया। तो गवर्नमेंट अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन ताकि वो DPSP को इफेक्ट दे पाए। और ये इसकी लॉन्ग लीगल बैटल भी चली, लेकिन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी का डिफरेंट इसमें पोजीशन थी। लेकिन गवर्नमेंट ने क्लेम करा कोई भी राइट जो अब्रिज या गिविंग इफेक्ट टू DPSP करेगा तो उसमें हमें काम करना पड़ेगा। इसीलिए राइट्स वर अ हिंड्रेंस टू वेलफेयर ऑफ द पीपल। ऑन द अदर हैंड द कोर्ट हेल्ड द व्यू दैट फंडामेंटल राइट्स वर सो इम्पॉर्टेंट एंड सेक्रेड एंड दे कैन नॉट बी लिमिटेड, है ना, फॉर इम्प्लीमेंटिंग DPSP। तो यहाँ पर ये बात निकल कर आई। तो याद रखना जो राइट टू प्रॉपर्टी का आर्टिकल है ना, दैट इज 300A। गवर्नमेंट वॉज सेइंग दैट पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कोर्ट वॉज सेइंग दैट पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड, है ना। इनकी फाइट चला और फाइनली एक सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट आई केशवानंद भारती केस में। कोर्ट ने कहा कि कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं, बेसिक फीचर्स हैं, वो पार्लियामेंट भी चेंज नहीं कर सकता। DPSP के ना कुछ आपको दिए हुए थे, सब पार्ट्स दिए हुए थे, तो उसको गाइस अच्छे से लर्न कर लो। तो आपको ये पता होनी चाहिए कि DPSP के गोल्स क्या हैं, वेलफेयर ऑफ द पीपल, सोसाइटी, इकोनॉमिक एंड लोगों का स्टैंडर्ड बढ़ाना, प्रमोट करना इंटरनेशनल पीस को। इसकी पॉलिसीज़ क्या थी, UCC लाना, है ना, कॉटेज इंडस्ट्री को प्रिवेंट करना, राइट टू वर्क, नॉन जस्टिसेबल राइट जो इसके हैं, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये सारी चीज़ें। तो गाइज दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर नाउ। और कीप रिवाइजिंग द चैप्टर्स प्रॉपरली, keep writing the question answers whatever it is mentioned in the back of the exercise, उसको भी करो गाइस, क्योंकि उस सारी चीज़ों से ना आपको पता चलेगा कि आपको समझ चीज़ें कितनी आ रही हैं, ठीक है। सो फिर अब नेक्स्ट चैप्टर के लिए नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं, ठीक है जी। ओके, थैंक यू, बाय।